झारखंड सरकार के तत्वाधान में आज झारखंड का ग्रामीण विकास विभाग और दिल्ली की नीति आयोग की टीम ने एक संयुक्त बैठक की है। इस बैठक में झारखंड में ग्रामीण उद्यमों को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे उसका उत्थान हो, इसको लेकर कई नीतियां और रणनीतियां तैयार की गई हैं। साथ में झारखंड की महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे समूहों और उनके कामों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों को लेकर अब झारखंड की ग्रामीण विकास विभाग और दिल्ली की नीति आयोग मिलकर काम करने वाली है। मध्य प्रदेश के तर्ज पे जैसे मध्य प्रदेश में कैसे महिलाएं ग्रामीण उद्यमों को चलाती नजर आ रही है, वहां की महिलाएं आगे बढ़ते नजर आ रही है, ठीक उसी के तर्ज पे अब झारखंड में भी काम को आगे तेज गति देने की कवायद शुरू हो चुकी है। इन सारे चीजों को लेकर ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारी और नीति आयोग के सदस्य क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप सुनिए। ऐसा है, ये बैठक नहीं है, ये कार्यशाला है और कार्यशाला का जो मकसद होता है वो थोड़ा बैठक से अलग होता है। और दूसरा, इसका जो शीर्षक है वो रूरल और अर्बन की खाई को कम करना नहीं है। इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि झारखंड में जो ट्राइबल्स हैं और जो रूरल हैं उनकी लाइवलीहुड को सुधारने के लिए, उनकी वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए हमें जो चीज़ें हो रही हैं उनका क्या मूल्यांकन है, आगे क्या करना चाहिए, उसको हमें कैसे बढ़ावा देना चाहिए। तो ये उस पर्पज से है। रूरल अर्बन डिवाइड इम्पोर्टेंट है, मैं उसको नहीं कह रहा, लेकिन आज की वर्कशॉप का जो उद्देश्य है वो रूरल अर्बन को कम करने का जो है। ठीक है। हाँ, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो मैं जवाब दे सकता हूँ। कैसे आप मजबूत करेंगे और वहाँ के लोगों के सर इधर देखिए कैसे मजबूत करेंगे सर। रूरल एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर होता है, लेकिन यदि आप समय के साथ देखें, रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी भी बहुत तेजी से प्रमोट हुई है। आज की डेट में यदि आप देखो तो मेरे पास इंडिया की एवरेज है कि इंडिया की जो एवरेज आ रही है, 2/3 रूरल एरिया की इनकम नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी से आ रही है, केवल 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर से आती है। तो ऐसा नहीं है कि जो मॉडर्नाइजेशन है, जो सर्विस सेक्टर है, जो इंडस्ट्री है वो रूरल में नहीं आई, वो अर्बन में ही रही। वास्तव में रूरल एरिया में इंडस्ट्री का ग्रोथ अर्बन एरिया से अब ज़्यादा आ रहा है। अर्बन एरिया में तो जगह ही नहीं है इंडस्ट्री लगाने की, तो इंडस्ट्री जो है दूर जा रही है अर्बन एरिया से। लैंड की अवेलेबिलिटी है और सारे इश्यूज हैं। तो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से जो पहले इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का ध्यान हमने तो अर्बन में ही रहना है, वो नहीं है। अब क्या है कि आप रांची से 100 किलोमीटर भी कोई अपना धंधा शुरू करना चाहते हैं, आप 1.5 घंटे में वहाँ से अप डाउन कर सकते हैं। तो रूरल का जो एक पुराना इमेज होता था वो अब नहीं है, और उसको मेनली परिवर्तन किया जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर आई, जो हमारी इलेक्ट्रिफिकेशन हुई और जो अर्बन अमेनिटीज रूरल एरिया में मिलनी शुरू हुई। आज का रूरल और पुराना रूरल बहुत अलग है। कोई जमाना था जब रूरल एरिया के बच्चे, रूरल एरिया के लोग अर्बन एरिया में सेटल होते थे बच्चों की एजुकेशन के लिए। अब आप देखोगे कि तरह तरह के स्कूल, मुझे झारखंड का नहीं है लेकिन बाकी मैं प्रदेशों में ये देखता हूँ कि रूरल एरिया के भी बहुत से बच्चों के लिए टॉप के स्कूल की बसें आएंगी और उनको लेकर चले जाएंगी। तो 20-25 किलोमीटर के रेडियस में ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ने जो रोड्स का नेटवर्क बना है, कनेक्टिविटी बनी है, इन ये सब जो है ये एक इस नजरिए को बदल सर, माइग्रेशन बड़ी प्रॉब्लम है जी। माइग्रेशन को लेकर बहुत लोग आतंकित हैं लोग, और झारखंड में बेसिकली सर इधर देखिए। ऐसा है माइग्रेशन को। एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ। माइग्रेशन का एक मुख्य कारण है कि गांव में अपॉर्चुनिटीज की कमी है, जिसके कारण माइग्रेट हो रहे हैं लोग। अभी भी एक मूल समस्या है, इसको कैसे करें? मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, दो तरह की माइग्रेशन है। एक होती है डेवलपमेंटल माइग्रेशन। शायद ही आपको कोई ऐसा आदमी मिले जो जिंदगी में राइज हुआ हो बिना माइग्रेशन किए। हाँ, सब लोग जो है, मित्तल साहब हैं, ये योगेश जी हैं, मैं हूँ, मैं भी यदि माइग्रेट अपने गांव से ना करता तो आज नीति आयोग का मेंबर ना होता। इसको कहते हैं डेवलपमेंटल माइग्रेशन, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी भी देश, प्रदेश, गांव, जिले के विकास के लिए।
दूसरी माइग्रेशन है जो डिस्ट्रेस में मजबूरी में करता है लेकिन करना नहीं चाहता, ठीक है। उस तरह की माइग्रेशन को जरूर जो है हमें रोकना चाहिए। उसके बहुत से अब आप स्कीमें और डेवलपमेंट इनिशिएटिव देखोगे। जैसे पहला तो यही है, पिछले 10 साल में, मेरे ये सब लेख हैं, कभी आप पढ़ना चाहो यूट्यूब पे वहाँ पढ़ सकते हो। पिछले 10-11 साल में जो इनकम एग्रीकल्चर में बढ़ी है, जिस हिसाब से प्रोड्यूसर की, ना मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ी है ना सर्विस में बढ़ी है। प्राइसेस अच्छी मिली हैं, ग्रोथ रेट अच्छे रहे हैं। फिर ये है कि एग्रीकल्चर पर आधारित बाकी बिजनेस, ट्रेड डेवलप करना और एग्रीकल्चर पर आधारित जो एग्रो इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करना। तो ज़्यादा से ज़्यादा अवसर वहाँ क्रिएट करने के जो है काम हो रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कहीं सड़कें बन रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो पहले जो इतना था कि लोग छोड़कर चले जाते थे कि रोजगार के लिए तो हमें गांव छोड़कर जाना पड़ेगा, फैमिली को छोड़कर जाना पड़ेगा, वो अभी भी है, लेकिन उसका जो इंसिडेंस है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। बीच में शहरीकरण की ओर काफी इशारा किया है और जो तेजी से गाँव से शहर की ओर शिफ्ट कर रहे हैं, इस पर मैंने ये बताने की कोशिश की कि हम शहर को गांव बनाए, गांव को शहर बनाए, इससे ज्यादा जरूरी है कि दोनों का अपना एक पैरेलल इकोसिस्टम है, उसको मेंटेन करें और जो जरूरी सुविधाएं हैं अगर हम उसको गांव तक ही पहुंचा दें, जिसमें कि ईज ऑफ लिविंग, जिसमें कि स्वास्थ्य संबंधी सुविधा, शिक्षा संबंधित सुविधाएं जो हैं वो मिल जाए, उनको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल जाए। लोग शहर क्यों जाना चाहते हैं? रोजगार की तलाश में, अवसर की तलाश में, वो मिल जाए। और तीसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, मैं मानता हूँ कि एक एक्सपोजर है जिसके लिए भी कई दफे लोग जाते हैं। कई दफे लोगों को लगता है कि गांव में कुछ चीजें नहीं है ओवरऑल एक्सपोजर के टर्म्स में, बिकॉज कहते हैं कि सीइंग इज बिलीविंग, जो आप देखते हो वही सीखते हो। तो गांव को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत है, बट वो अगले दिन बंद तो नहीं जाएगा, वहाँ फैक्ट्रियां अगले दिन तो नहीं लग जाएंगे। तो हम कैसे उसको प्रॉक्सिमिटी के साथ, यानी कई दफे अगर हम बेहतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम ले आते हैं तो हो सकता है कि 50, 60, 70 किलोमीटर की दूरी तक के गाँव के लोगों को शहरों में आने की दरकार नहीं पड़ेगी। कम खर्चे में वो गाँव में रहेंगे और बेहतर अगर रोड कनेक्टिविटी हो जाए, कोई मेगा रेल जैसी प्रोजेक्ट आ जाए, मेट्रो जैसी कोई प्रोजेक्ट आ जाए, तो उससे ओवरऑल डेवलपमेंट भी होता है और वो इकोसिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। ये मैंने बतलाने की कोशिश की। दूसरी जो बात हमने कहा कि हमें कस्टमाइज सॉल्यूशन की जरूरत है। एक पंचायत का मॉडल दूसरी पंचायत पे इसी राज्य के भीतर नहीं लागू किया जा सकते। और मैंने उदाहरण दिया कि लातेहार के गारू का मॉडल जो है चाईबासा के झींगपानी पे आप लागू नहीं कर सकते। झींगपानी में एसीसी की फैक्ट्री है तो वहाँ एक इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम है, बट गारू में बिजली अभी हाल में पहुंची है। इनफैक्ट वो एक डिफिकल्ट टेरेन है, मुश्किल वाला एरिया है, महुआ डार के पास पड़ता है। तो हमें इस बात को भी समझने की जरूरत है कि एक ही मॉडल सभी जगह लागू नहीं होता। तीसरी बात मैंने कही कि एक ही पैरामीटर से, जिसको हम विकास समझ रहे हैं, कई दफे विकास के मायने अलग अलग है। हमारे यहाँ जब हम जल जंगल जमीन की बातचीत कर रहे हैं तो एक इकोसिस्टम है। बिरहोर जनजाति के लिए जो विकास है, वो विकास जो है हो सकता है हमारे लिए नहीं है, हमारे मायने अलग है उसके लिए इनफैक्ट। तो इसलिए मैंने कहा कि कहीं अनभिज्ञता है, किसी चीज की जानकारी नहीं है, उस पर हम उनको अवगत कराएं, बट सब पे विकास के एक मॉडल के ऊपर काम नहीं करा सकते। आपने डेटा भी बताया जो 40% के करीब पूरी दुनिया की 80% से ज्यादा आबादी 2050 के पहले तक शहरों में रह रही होगी और इंडिया की 40% से ज्यादा आबादी 2035 के पहले तक शहरों के भीतर रह रही होगी। इससे मैंने कहा कि जरूरी नहीं कि आने वाले समय में हम यही कहें कि गाँव का देश है, हो सकता है हम ये कह रहे हो कि शहरों का देश है। तो सुना आपने कि नीति आयोग के सदस्य और झारखंड ग्रामीण विभाग के अधिकारी क्या कुछ कहते नजर आ रहे थे। अब मध्य प्रदेश की तर्ज पे झारखंड में भी महिलाओं के कदम आगे बढ़ाने की दिशा में कवायद तेज कर दी गई है और जो नीतियां बनाई गई है कि किस तरह से झारखंड को और विकासशील राज्यों के श्रेणी में खड़ा किया जाए, उन सारी चीजों पे लेकर कई रणनीतियां भी तैयार की गई है। अब देखना होगा कि नीति आयोग की टीम और ग्रामीण विकास विभाग की टीम मिलकर कैसे साझा कार्यक्रम चलाती है और झारखंड की महिलाओं को विकास की ओर ले जाती है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, बिफोर प्रिंट न्यूज, रांची। तो ऐसे ही देश विदेश और राज्य के तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए जल्द सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बिफोर प्रिंट न्यूज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।